हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन। देखो टाइम बहुत कम है, कल आपका एग्ज़ाम है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं, तो कल एग्ज़ाम है। सीटें बहुत कम हैं ऑल दो, बट स्टिल कि चलो ठीक है, काडर में एटलीस्ट फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट का पोस्ट निकला है, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप भी अपनी साइड से जो है नए टॉपिक्स को, नई चीज़ों को ना देखिए, जितना भी जो भी आपने पढ़ रखा है उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं MCQs को रिवाइज करें, सो दैट आप नई चीज़ों से क्या है कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1। जब भी यूनिट 1 की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सम अमाउंट ऑफ ऑर्गन भी प्रेजेंट है। ऑर्गन के अलावा जो है CO2 प्रेजेंट है और कुछ ट्रेस गैसेस प्रेजेंट है। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 78%। इसका 20% अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ मैं, ठीक है। ऑर्गन का कंसंट्रेशन दैट इज़ 0.93% और CO2 का कंसंट्रेशन दैट इज़ 0.03% था पहले, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन ईरा, ठीक है। अब कितना हो गया है? 0.041%, ठीक है। कितना एटमॉस्फेयर में? 420 ppm, ठीक है, 420 ppm। ट्रेस गैसेस की अगर हम बात करें तो नियॉन भी प्रेजेंट है, हीलियम भी प्रेजेंट है, मीथेन का कंसंट्रेशन भी है एटमॉस्फेयर में, क्रिप्टॉन का, हाइड्रोजन का और ओजोन का, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की जब बात होती है तो एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ बना लेते हैं, दैट इज ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और इन बिटवीन आइनो और एक्सो, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की बात होएगी। ट्रोपोस्फेयर की जब बात होएगी तो ट्रोपोस्फेयर पे क्या होता है आपका? ट्रोपोस्फेयर पे अगर हम इक्वेटर से हाइट मेज़र करें, तो कितना होगा? 18 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम सब ट्रॉपिकल से हाइट मेज़र करें, तो सब ट्रॉपिकल से हाइट अगर मेज़र करते हैं तो कितनी होती है? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में आपसे कल पूछ भी रखा था, कल मैंने क्वेश्चन एक देखा था, इक्वेटर, मिड लैटिट्यूड और पोल, ठीक है, पोलर। तो इक्वेटर से अगर हम हाइट देखेंगे तो कितना होगा? 16 to 18 किलोमीटर। मिड लैटिट्यूड से देखेंगे तो 10 से 12 किलोमीटर। पोलर से देखेंगे तो 8 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि कौन से लैटिट्यूड से जो है वो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम हाइट जो है हमें इक्वेटर से देखने को मिलती है, क्लियर है। देन हम कहेंगे कि 75% ट्रोपोस्फेयर पे क्या प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फेयर पे बेसिकली क्या प्रेजेंट है? 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास। तो 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास कहाँ पर प्रेजेंट है? तो 75 ऑफ एटमॉस्फेरिक मास जो है ट्रोपोस्फेयर पे प्रेजेंट है। 99% जो है वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल है। 99% वाटर वेपर और क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर क्या होते हैं? वेदर फिनोमिनाज। तो वेदर फिनोमिनाज जो है वो कौन सी लेयर पे हमें देखने को मिलता है? वेदर फिनोमिना जो है हमें ट्रोपोस्फेयर पे देखने को मिलता है, क्लियर है। तो ट्रोपोस्फेयर पे जो है इक्वेटर से सबसे मैक्सिमम हाइट देखने को मिलती है, पोलर से 8 किलोमीटर और मिड लैटिट्यूड से 10 to 12 किलोमीटर। और 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास यहाँ पर प्रेजेंट है, 99% वाटर और डस्ट पार्टिकल, और वेदर फिनोमिना जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टेम्परेचर इज डिक्रीज when height is increase। याद रखना, टेम्परेचर इज डिक्रीज when height is increase, ठीक है। टेम्परेचर इज डिक्रीज when height is increase। तो टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट होता है। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट हमें यहाँ देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है हमें यहाँ पर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट देखने को मिलता है। और अपर मोस्ट बाउंड्री क्या है ट्रोपोस्फेयर की? ट्रोपोस्फेयर की अपर मोस्ट बाउंड्री है वो है ट्रोपोपॉज।
ट्रोपोपॉज। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बैड ओजोन भी आपकी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बैड ओजोन आपकी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की जब बात होगी, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या प्रेजेंट है आपके, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी है, 12 to 50 किलोमीटर। 12 to 50 किलोमीटर की हाइट पे ये प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो 20 मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर को कुछ क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ओजोन का मैक्सिमम कंसनट्रेशन कहाँ देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम कंसनट्रेशन जो है ओजोन का वो 25 किलोमीटर पे हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम पीक कंसनट्रेशन जो है वो कितने एल्टीट्यूड पे होती है, 25 किलोमीटर पे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीज विद इंक्रीज हाइट। तो ओजोन के जो फॉर्मेशन होती है और चैंपमैन साइकिल के थ्रू जो है ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बन रहा है, हट रहा है, घट रहा है, जो भी है। ठीक है, CFC कंपाउंड जो है इसको हिंडर करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो टेम्परेचर के साथ साथ जो है हाइट भी हमारी इंक्रीज होती है, क्योंकि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो हमारे जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो कहाँ पर फ्लाई करते हैं, जेट एयरक्राफ्ट। तो जेट एयरक्राफ्ट जो हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर पे फ्लाई करते हैं। ठीक है, देन आता है आपका मीजोस्फेरिक लेयर। मीजोस्फेरिक लेयर की अगर हम बात करें तो मीजोस्फेरिक लेयर, ठीक है, मीजोस्फेरिक लेयर का जो हाइट है वो कितनी है, हाइट जो है मीजोस्फेरिक लेयर का वो कितनी है। देखो ये कितना था, 12 to 50 किलोमीटर था ना इसका हाइट। तो अब यहाँ से अगर हम देखें मीजोस्फेरिक हाइट जो है वो कितनी है, मीजोस्फेरिक हाइट जो है वो बेसिकली आपकी कितनी है, 50 किलोमीटर पे। ठीक है, 50 किलोमीटर पे 50 to 80 या फिर 85 किलोमीटर तक जो है हमें मीजोस्फेरिक हाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीज व्हेन हाइट इज इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर इज डिक्रीज। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना देखने को मिलता है, -90 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे मीटरॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स जो हैं हमारे यहाँ पर बर्न होते हैं इसी लेयर में। ठीक है, इस लेयर में हमारे मीटरॉइड्स जो हैं वो बर्न होते हैं। और जिसकी अपर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है, ट्रोपोपॉज। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, टेम्परेचर इज डिक्रीज विद हाइट कितनी है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज व्हाट, द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द मीजोस्फेयर। देन आता है आपका थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर की जब बात होती है, थर्मोस्फेयर की हाइट कितनी है, 80 किलोमीटर से 500 या 700 किलोमीटर तक, 80 से 500 या 700 किलोमीटर तक। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो है वो बहुत शार्पली इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जो टेम्परेचर है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड इट कंटेन, कौन सी लेयर पे जो है, आइनोस्फेयर प्रेजेंट है। तो आइनोस्फेयर कंटेन प्रेजेंट एट दी थर्मोस्फेयर। इंपॉर्टेंट रेडियो कम्युनिकेशन, तो रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो कौन सी लेयर पे हमें देखने को मिलता है, तो रेडियो कम्युनिकेशन हमें थर्मोस्फेयर पे देखने को मिलता है। कोल्डेस्ट लेयर मीजोस्फेयर। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन प्रेजेंट एट द स्ट्रेटोस्फेयर एट विच पीक, 25 kilometer. And the troposphere weather phenomena is occur, temperature is decreased with increasing the height. Bad ozone is present at the troposphere and good ozone is present at the stratosphere. That's it. ये जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है, और आर जो है हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इन द थर्मोस्फेयर। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, थर्मोस्फेयर पे। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो है एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज मोस्टली कंटेन द हाइड्रोजन एंड हीलियम। सबसे ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारी सैटेलाइट ऑर्बिट्स जो है हमें एक्सोस्फेयर पे देखने को मिलते हैं। तो आपको एग्जाम से याद रखना है, सैटेलाइट कहाँ देखने को मिलती है,
एक्सोस्फेयर पे। आइनोस्फेयर्स पे, थर्मोस्फेयर में क्या है, आइनोस्फेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। मीजोस्फेयर पे मीटेरॉइड्स बर्न होते हैं, कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन प्रेजेंट है। ट्रोपोस्फेयर पे वेदर फिनोमिना जो है वो अकर होते हैं। जो जेट स्ट्रीम है वो नियर ट्रोपोस्फेयर प्रेजेंट होते हैं और आर जो है वो थर्मोस्फेयर पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये सारा का सारा जो है वो ये एटमॉस्फेयर डिक्लेयर जो है हमने कंप्लीट कर लिया। देन नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें यूनिट 1 में जो है हमारे हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक डायनेमिक एनर्जी और क्लाइमेट फीचर। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है। ग्रीन हाउस वाला टॉपिक भी अभी रिसेंटली हमने किया है, बट हम फिर भी देख लेते हैं। चलो, तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, O3 और H2O। ठीक है, ये क्या कॉज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली कॉज करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली कॉज करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनर्जी बैलेंस की अगर हम बात करें तो एनर्जी बैलेंस में हमें सब पता होना चाहिए 30% लाइट जो सन से आ रही है वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। 19% लाइट जो है सिर्फ एब्जॉर्ब्ड होती है। 19% लाइट जो है एब्जॉर्ब होती है और रेस्ट ऑफ अगर हम बात करें 19% लाइट एब्जॉर्ब होती है और 51% एब्जॉर्ब बाय दी सरफेस। 51% लाइट जो है सिर्फ एब्जॉर्ब बाय दी सरफेस। दिस इज एब्जॉर्ब बाय दी एटमॉस्फेयर। 19% जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है और 50% जो है वो सरफेस के द्वारा जो है एब्जॉर्ब की जाती है। तो एनर्जी बैलेंस अगर हम देखें कि 30% लाइट जो आ रही है, 30% लाइट जो आ रही है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड। 19% जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और 51% जो है लाइट वो आपके सरफेस पे एब्जॉर्ब करी जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सरफेस पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो सनलाइट से आ रही है वो कितना एब्जॉर्ब होती है, दैट इज़ 51%। एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब करता है, 19%। रिफ्लेक्ट बैक कितनी होती है, 30%। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की जब बात आती है तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बेसिकली क्या होता है, लैप्स रेट क्या होता है, लैप्स रेट। तो लैप्स रेट क्या है, लैप्स रेट इज द रेट एट विच एयर टेम्परेचर चेंजेस विद एल्टीट्यूड। रेट एट विच एयर टेम्परेचर चेंजेस विद एल्टीट्यूड। एयर टेम्परेचर इज चेंजेस विद एल्टीट्यूड, ठीक है। एयर टेम्परेचर इज चेंजेस विद एल्टीट्यूड। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट आप देखेंगे कुछ टर्म, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, 3 टर्म्स आप देखेंगे। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है। ड्राई और वो कितना होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है वो दैट इज। एंड ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एंड वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इज दी वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको ये जो है ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले कराया भी है, ठीक है। हाइट, एलिवेशन और टेम्परेचर, ठीक है। इधर होगा दैट इज़ दी इन्वर्जन। यहाँ पे सब पर सब एडियाबैटिक, देन एडियाबैटिक और सुपर एडियाबैटिक। सुपर एडियाबैटिक। तो अगर वेरी स्टेबल कंडीशन है, आपसे मैच द फॉलोइंग में या वैसे पूछ लेते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट अगर ज़्यादा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से, ठीक है, इट्स मीन दैट नो वर्टिकल मिक्सिंग, पुअर डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है। नो वर्टिकल मिक्सिंग, पुअर डिस्पर्जन, कंडीशन इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है। देखो यहाँ पर इस वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना, वेरी स्टेबल, द कंडीशन इज़ वेरी स्टेबल। अगर स्टेबल बोलेगा इट्स मीन दैट कि सैड फॉर लंग्स, स्टेबल दैट इज सैड फॉर लंग्स।
ठीक है. स्टेबल इज स्टैट फॉर लंग. अनस्टेबल इज अनस्टेबल कंडीशन इन एटमॉस्फेयर, दैट इज गुड फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज गुड फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स. इन्वर्जन, इन्वर्जन की बात होगी तो इन्वर्जन क्या है? कोल्ड ग्राउंड प्लस वार्म एयर, पोल्यूशन ट्रैप. ठीक है, कोल्ड ग्राउंड प्लस वार्म एयर ये क्या करता है? पॉल्यूशन को क्या करता है? ट्रैप करता है. पोल्यूशन को क्या करता है? इसमें इन्वर्जन में पोल्यूशन को है क्या करा जाता है? ट्रैप करा जाता है. अब मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज़ मच ग्रेटर देन इन्वायरमेंटल. जो एक्चुअल वैल्यू हमने ऑब्जर्व किया है उससे ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है हमें देखने को मिल रहा है. तो इट्स मीन दैट वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही है, नो वर्टिकल मिक्सिंग. ठीक है, वर्टिकल मिक्सिंग ना होने की वजह से जो है पुअर डिस्पर्जन हमें देखने को मिल रहा है. पोल्यूटेंट जो है वहीं पर एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं ना, पुअर डिस्पर्जन हमें देखने को मिल रहा है. वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही, पुअर डिस्पर्जन हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो कंडीशन कैसी होगी? वेरी स्टेबल. ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होगी? वेरी स्टेबल. और ये कब होता है? कोल्ड नाइट में और क्लियर स्काई. कोल्ड नाइट, क्लियर स्काई एंड काम विंड. अगर काम विंड है, क्लियर स्काई है, कोल्ड नाइट है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो ज़्यादा होगा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से, और नो वर्टिकल मिक्सिंग हमें देखने को मिलेगी. वेरी स्टेबल कंडीशन जो हमें देखने को मिलेगी. स्टेबल कंडीशन की अगर हम बात करें, स्टेबल कंडीशन में इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, वहाँ पे मच था ना, यहाँ पे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो ग्रेटर है, वहाँ पे मच ग्रेटर था. ठीक है, मच ग्रेटर था. तो यहाँ पर क्या है? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से ज़्यादा है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट. तो यहाँ पर भी जो है मूवमेंट ऑफ एयर मूवमेंट जो है वो कैसी रहेगी? वीक एयर मूवमेंट रहेगी. ठीक है, एयर मूवमेंट वीक रहेगी. पुअर डिस्पर्जन हमें देखने को मिलेगा. और ये कब होगा? विंटर की मॉर्निंग्स में जो है हमें ये देखने को मिलेगा. तो कंडीशन कैसी है एटमॉस्फेयर में? दैट इज़ द स्टेबल कंडीशन. देन न्यूट्रल की अगर हम बात करें, तो न्यूट्रल कंडीशन में इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज इक्वल्स टू ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट. इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज इक्वल्स टू ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट. नो बाइंस, एयर मूवमेंट में जो है वो ज़्यादा एयर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी. मॉडरेट डिस्पर्जन जो है हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन है, मॉडरेट डिस्पर्जन हमें देखने को मिल रहा है. इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है जब, तो ये कब होगा? स्टडी विंड्स होंगी, जब स्टडी विंड्स होंगी. ठीक है, देन हम बात करेंगे स्लाइटली अनस्टेबल. जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्लाइटली अनस्टेबल है, तो जब स्लाइटली अनस्टेबल है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है इट इज़ ग्रेटर देन ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट. ठीक है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ज़्यादा होगा तो वर्टिकल मिक्सिंग जो है हमें देखने को मिलेगी. वर्टिकल मिक्सिंग हमें देखने को मिल रही है. ठीक है, फेयर डिस्पर्जन हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, फेयर डिस्पर्जन. तो ये कब होगा? सनी मॉर्निंग. जब सनी मॉर्निंग होगी तो हमें स्लाइटली स्टेबल कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी. स्लाइटली अनस्टेबल कंडीशन, इट्स मीन दिस इज़ गुड फॉर एयर क्वालिटी. धूप निकली होगी ना तो एयर क्वालिटी जो है वो हमें कंडीशन ठीक देखने को मिलेगी. अगर अनस्टेबल कंडीशन है, दैट इज स्लाइटली, ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन है, तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज़ ग्रेटर. ठीक है, यहाँ पे क्या था? स्लाइटली ग्रेटर था. यहाँ पे जो है वो प्रॉपरली ग्रेटर देन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट. तो इट्स मीन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग. यहाँ पर क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग हमें देखने को मिल रही है और गुड डिस्पर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है. गुड डिस्पर्जन जो है वो देखने को. तो याद रखना, जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट द कंडीशन इज़ अनस्टेबल. स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग होगी, गुड डिस्पर्जन जो है हमें देखने को मिलेगा. सनी आफ्टरनून, एग्जाम्पल क्या है? सनी आफ्टरनून या फिर लाइट विंड. ठीक है, हाईली स्टेबल कब होगा? व्हेन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज मच ग्रेटर दैन दी ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट. तो एक्सीलेंट डिस्पर्जन हमें देखने को मिलेगा. हॉट आफ्टरनून, स्ट्रॉन्ग सरफेस हीटिंग जो है हमें देखने को मिलती है. ठीक है,
तो ये हो गया बेसिकली ऑल अबाउट दी लैप्स रेट। लैप्स रेट ठीक है, लैप्स रेट हो गया। तो ड्राई एडियाबेटिक रेट कितना, लैप्स रेट कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और मॉइस्ट एडियाबेटिक दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट कितना है आइडियल कंडीशन दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेजर विंड्स की। मेजर विंड्स की, मेजर विंड्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें आएगा हमारा ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है। और प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट की बात होगी तो इसमें आएगा इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड सब पोलर हाई। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेंगी। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर की। अब देखो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में आप देखोगे सबसे पहले आएगा इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो के सॉरी, देन इक्वेटोरियल लो के जस्ट ऊपर क्या है सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई के ऊपर क्या है सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, फिर आएगा सब पोलर लो एंड देन आएगा सब पोलर हाई। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल पे प्रेशर कैसा है, प्रेशर कैसा है यहाँ पर, प्रेशर कैसा है यहाँ पर, प्रेशर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे इक्वेटोरियल लो पे हमें प्रेशर देखने को मिलेगा वेरी लो। देन सब ट्रॉपिकल पे मूव करेंगे, प्रेशर कैसा होएगा हाई, फिर यहाँ पर क्या होगा लो, फिर यहाँ पर प्रेशर क्या होगा हाई। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव पैटर्न में जो है हमें ये चलता है। तो ठीक है, अगर फिर इसके बाद हम बात करेंगे विंड्स की। तो ज़ीरो डिग्री लैटिट्यूड पे जो है हमारे 0 डिग्री लैटिट्यूड से जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है हमें ट्रेड विंड जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लैटिट्यूड कितना 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हमें क्या देखने को मिल रही हैं ट्रेड विंड्स देखने को मिल रही हैं, ट्रेड विंड्स हमें देखने को मिल रही है। और ये इनका मूवमेंट क्या है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से जो है ये कहाँ पर मूव करती हैं साउथ वेस्ट में। कैसे मूव करती हैं साउथ वेस्ट में जो है ये मूव करती हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जो है ये मूव करती है। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हम बात करें तो ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की साइड जो है वो मूव करती हैं सदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर पे नॉर्थ वेस्ट की साइड जो है वो मूव करती है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है बेसिकली हार्डले सेल में, हार्डले सेल में। ठीक है, हार्डले सेल में। एंड बिलो टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो क्या प्रेजेंट होता है ITCZ जोन। ठीक है, बिलो टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो में जो है आपको हमें क्या देखने को मिलता है ITCZ जोन, ITCZ जोन। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टर्लीज की। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ईस्ट टू वेस्ट याद रखना। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ से साउथ जाएंगी और सदर्न हेमिस्फीयर पे साउथ से नॉर्थ जाएगी।
ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फेयर पे है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है। और 0 to 30 डिग्री ट्रेड विंड्स पे हम बात कर रहे हैं, तो इसको हार्डली सेल भी बोला जाता है। और यहाँ पे ITCZ इक्वेटोरियल लो जो हमें देखने को मिलता है। देन वेस्टर्लीज की अगर हम बात करें तो ये 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये कैसे मूव करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जाएंगी, वेस्ट से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में जो है ये मूव करती हैं। ये इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में जाएंगी। कहाँ पर, फेरल सेल में। कहाँ पर हो रहा है ये, कौन सा सेल में हो रहा है, एसोसिएटेड सेल क्या है, फेरल सेल। यहाँ पे एसोसिएटेड सेल क्या है, हार्डले सेल। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे पोलर ईस्टर्लीज की। पोलर ईस्टर्लीज की, पोलर ईस्टर्लीज जो है वो कौन से उसमें प्रेजेंट है, 90 to 60 डिग्रीज पे, 90 to 60 डिग्रीज पे। ठीक है, पोलर ईस्टर्ली 90 to 60 डिग्रीज पे ईस्ट से वेस्ट कैसे जाएगा, ईस्ट से वेस्ट में जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या है विंड की, ईस्ट टू वेस्ट। कहाँ पर हो रहा है, पोलर सेल में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, पोलर सेल में। यहाँ पे कंडीशन कैसी है, कोल्ड है, ड्राई है, विंड फ्रॉम पोलर हाई, विंड फ्रॉम पोलर हाई जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ और क्लासिफिकेशन भी है विंड की। ठीक है, इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विंड। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड की अगर हम बात करेंगे तो कुछ हैं प्लेनेटरी विंड। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स। ठीक है, प्लेनेटरी विंड। कुछ क्या है, पीरियोडिक विंड, पीरियोडिक विंड। और कुछ क्या है, लोकल विंड्स। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स में आपकी क्या आती हैं, जैसे कि ट्रेड विंड मैंने बात की। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, दैट इज ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, और ईस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। एंड यहाँ पर क्या है, ये कैसी रहती हैं आपकी, थ्रू आउट द ईयर हमें देखने को मिलती हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। पीरियोडिक की अगर हम बात करें तो ये सीजनल है, ओकेजनली सीजनली जो है हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मॉनसून में पीरियोडिक विंड्स, मॉनसून में लैंड ब्रिजेस जो फॉर्म होते हैं मॉनसून में, लैंड ब्रिज हैं, सी ब्रिज हैं, ऑल दीज आर लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, दीज आर द पीरियोडिक विंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकल विंड्स की तो लू, चिनूक, फोइन और मिस्ट्रल। लू, चिनॉक, फोइन और मिस्ट्रल, दीज आर दी स्मॉल रीजन में जो है लोकल विंड्स होती हैं, स्मॉल रीजन्स में जो है हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। तो ट्रेड विंड हमें इक्वेटर पे देखने को मिलेगी, जैसे जैसे पोलर में जाते जाएंगे तो वेस्टर्लीज आएंगे, देन पोलर ईस्टर्लीज आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका विंड वाला सेक्शन भी, और फेरल सेल भी हमने कवर कर लिया इसके साथ। नेक्स्ट हम देख लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है बेसिकली 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, तो 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर हम देखें तो। और सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ जो क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस में W। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए जो हम इसका यूज़ करते हैं। तो डेल्टा U वर्क डन, ठीक है, हीट माइनस में वर्क डन, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू में हीट माइनस में वर्क डन। सेकेंड लॉ क्या बताता है, हीट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, एंट्रोपी ऑलवेज इक्वल। एंट्रोपी क्या रहेगी, ऑलवेज इक्वल रहेगी। ठीक है, हीट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, हॉट से कोल्ड में अगर जा रहा है, हॉट से कोल्ड हो रहा है, गर्म से ठंडा हो रहा है, तो एंट्रोपी जो है वो क्या रहेगी, ऑलवेज इंक्रीज। तो हीट इंजन एफिशिएंसी इज 100%, दैट बिहाइंड द कार्नोट साइकिल। देन थर्ड लॉ बता रहा है हमें एब्सोल्यूट जीरो, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल, एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी रीच। तो बस आपको जस्ट ये पता होना चाहिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के जो ये लॉज हैं ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। देन हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन देखेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्शन क्या है, हीट ट्रांसफ़र वाया मॉलिक्यूलर कोलिजन। हीट, जब 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, वाया मॉलिक्यूलर कोल्यूजन, मॉलिक्यूलर कोल्यूजन।
ठीक है, हीट ट्रांसफ़र वाया मॉलिक्यूलर कोलिजन। कन्वेक्शन ये कहाँ पर होता है आपका, सॉलिड में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे जो है हमें देखने को, सॉइल में जो है हमें देखने को मिलेगा। कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो हीट ट्रांसफ़र बाय फ्लूइड मोशन, तो फ्लूइड में हमें जो है वो क्या देखने को मिलती है, कन्वेक्शन हीट ऑफ ट्रांसफ़र देखने को मिलती है। तो प्लेट बाउंड्री मूवमेंट जो होती है दैट इज़ रिलेटेड। एंड देन रेडिएशन की अगर हम बात करें, हीट ट्रांसफ़र वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हीट ट्रांसफ़र वाया रेडिएशन में क्या है, जो सन से लाइट आ रही है, या अगर हम अपनी बात करें हम भी क्या है, एक पर्टिकुलर रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, या सन से जो रेडिएशन आ रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशो, विंड वेलोसिटी और लैप्सलेट और विंडरोज। ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द एयर, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द एयर। इसको मेज़र किससे किया जाता है, प्रेशर को मेज़र किससे किया जाता है, बैरोमीटर से, टेम्परेचर को थर्मामीटर से। ठीक है, देन प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें, प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जो हमें देखने को मिलती है, रेन, स्लो, स्लीट, हेल। ठीक है, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में जो हमें देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, ह्यूमिडिटी जो है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ग्राम पर मीटर क्यूब में मेज़र की जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में, एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वेपर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है मास वाटर वेपर बताता है। ठीक है, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर पार्सल, कि कितना मास ऑफ वाटर वेपर बाय डिवाइडेड बाय एयर पार्सल, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्सिंग रेशियो, मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर, दैट इज मिक्सिंग रेशियो। ठीक है, ये हमने अभी फ़िलहाल ही डिस्कस किया है, कल परसों ही। और प्रोविंसेस के बारे में, जियोग्राफिकल प्रोविंसेस भी हम देख चुके हैं, नैर्टिक, पलियार्टिक, नियोट्रॉपिकल, यूथोपियन, ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन। दीज आर दी बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया हम देखें तो ट्रांस हिमालयन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट और आइलैंड। दीज आर दी बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग जो है वो दो तरीके की होती है, पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग जो है, पैसिव रिमोट सेंसिंग आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है वो अर्थ पे फॉल करेगी, और अर्थ पे जब फॉल करेगी तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होकर लाइट जाएगी वो सैटेलाइट क्या है वो ऑब्जर्व कर लेगी। ठीक है, दिस इज़ दी पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में खुद की लाइट जो है वो एमिट की जाती है। तो अगर हम बात करें पैसिव रिमोट सेंसिंग की तो इसके एग्जांपल क्या है, लैंडसेट, IRS, लिस, लैंडसेट, IRS, लिस। और यहाँ पे क्या है, रडार, लिडार और SAR, लडार, लिडार और SAR। IRS और लैंडसेट और लिस जो है बेसिकली दिस इज़ दी पैसिव रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंड जो हम याद करेंगे, ब्लू बैंड, ग्रीन बैंड, रेड बैंड, इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। तो ब्लू वेव की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कैसे याद रखोगे, 0.4 से 0.52, 0.4 से 0.52 माइक्रोमीटर का ब्लू बैंड जो है वो उसकी वेवलेंथ कितनी है, 0.4 to 0.52। ये क्या करता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट विजिबल बैंड, इट इज़ द शॉर्टेस्ट विजिबल बैंड विच पेनिट्रेट वाटर एंड एटमॉस्फेयर मोर देन अदर। ठीक है, ये जो बैंड है, ब्लू बैंड जो है ये पेनिट्रेट करता है किसमें, वाटर में और एटमॉस्फेयर में जो है इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। तो अगर हमें वाटर क्वालिटी का पता लगाना है, शैलो वाटर मैपिंग करनी है, सॉइल वर्सेस वेजिटेशन हमें देखना है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन देखना है, या एटमॉस्फेरिक हेज रिमूवल अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, ब्लू बैंड हम लेंगे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट विजिबल बैंड है। तो ब्लू बैंड क्या बताएगा बेसिकली हमें, वाटर क्वालिटी। ठीक है, शैलो वाटर, कितना गहरा है पानी, शैलो वाटर मैपिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉइल वर्सेस वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, देन हम बात करेंगे ग्रीन बैंड की। तो ग्रीन बैंड का वेवलेंथ, अब ब्लू बैंड का वेवलेंथ कितना था, ब्लू बैंड का वेवलेंथ था
से 0.52, 0.45 से 0.52 किसके लिए स्टडी कर रहे थे हम? किसके लिए स्टडी कर रहे थे? वाटर क्वालिटी, शैलो वाटर मैपिंग और सॉइल वर्सेस वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन के लिए। देन आया ब्लू, ये था ब्लू बैंड। देन आया ग्रीन बैंड। ग्रीन बैंड की बात होगी तो 0.52, ठीक है। ग्रीन बैंड दैट इज 0.52 से लेके यहाँ पे 52 कंप्लीट 52 से लेके 0.60, 0.60, ठीक है, 0.60 या 69 माइक्रोमीटर। ये क्या कहते हैं? दिस बैंड इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। दिस इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। तो डिफ्रेंशिएटिंग हेल्दी वर्सेस स्ट्रेस वेजिटेशन। तो वेजिटेशन स्टडी करने के लिए, वेजिटेशन स्ट्रेस को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रीन बैंड का यूज़ करते हैं वेजिटेशन स्ट्रेस, वेजिटेशन स्ट्रेस की स्टडी के लिए। बैंड का वेवलेंथ कितना है? 0.52 से 0.60। ये आपको याद रखने हैं, रटने पड़ेंगे ये, ठीक है। देन रेड की अगर हम बात करें तो 0.63 से 0.69, 0.63 से 0.69, 0.69 दैट इज़ दी रेड बैंड, दैट इज़ दी रेड बैंड। रेड बैंड जो है, रेड बैंड क्या बताता है हमें? सॉरी, यहाँ पर जो है सेंसिटिव प्लांट पिगमेंटेशन, क्लोरोफिल, वेजिटेशन विगर और वाटर टर्बिडिटी। वाटर टर्बिडिटी के लिए हम ग्रीन बैंड यूज़ कर रहे हैं। रेड बैंड जो है वो हमें हेल्दी वर्सेस स्ट्रेस वेजिटेशन बताता है। तो स्ट्रेस इन वेजिटेशन जो है वो हम रेड बैंड से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड बैंड इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय दी क्लोरोफिल। रेड बैंड इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय दी क्लोरोफिल। ग्रीन बैंड is visible band, it is the visible middle visible band which is sensitive to plant pigment। ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? प्लांट पिगमेंट के लिए सेंसिटिव होता है। तो वेजिटेशन विगर और वाटर टर्बिडिटी की स्टडी के लिए हम ग्रीन बैंड का यूज़ करते हैं। नियर इंफ्रारेड की अगर हम बात करें, नियर इंफ्रारेड 0.76 टू 0.90, ठीक है, 0.90, समटाइम 1.3 माइक्रोमीटर भी लिखा होता है, ठीक है। 0.60 टू 0.90 या 1.3 माइक्रोमीटर। इट इज़ हाईली रिफ्लेक्टेड बाय हेल्दी वेजिटेशन। तो रेड बैंड जो है वो हाईली, विच इज़ हाईली, अगर रेड बैंड है वो हाईली एब्जॉर्ब द प्लांट, ठीक है। NIR है, नियर इंफ्रारेड जो है, विच इज़ हाईली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो रेड बैंड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नियर इंफ्रारेड जो है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, हेल्दी वेजिटेशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो नियर इंफ्रारेड जो बैंड है, नियर इंफ्रारेड बैंड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो रेड बैंड है, जो रेड बैंड है वो हेल्दी वेजिटेशन, तो वेजिटेशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर वाटर को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और वेजिटेशन जो क्लोरोफिल कंटेंट सेंसिटिव होता है तो ये उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो वेजिटेशन हेल्थ NDVI, तो NDVI वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स जो होता है NDVI, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या, कौन सा बैंड यूज़ करेंगे? NIR। और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड का 1.3 टू 3 माइक्रोमीटर। ये क्या है? ड्राउट मॉनिटरिंग के लिए, ड्राउट मॉनिटरिंग के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। और थर्मल इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो 3 टू 14 माइक्रोमीटर, सम वेयर 12 माइक्रोमीटर भी लिखा होता है। तो ये सरफेस पे जो टेम्परेचर, फॉरेस्ट फायर है, टेम्परेचर है, जो थर्मल मैपिंग है, उसके लिए हम इसको स्टडी करते हैं। और 1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर, 1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक का जो स्केल है दैट इज़ द माइक्रोवेव। इसमें हम एक्टिव रडार, पैसिव सेंसर, मेजर द बैक स्कैटर्ड एमिशन। तो सॉइल का मॉइस्चर, फ्लड मैपिंग, सी आइस टोपोग्राफी, ये सारी स्टडी करने के लिए जो है हम क्या करते हैं? माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट हम देखेंगे जियोस्ट्रॉपिक ऑर्बिट और पोलरस्ट्रॉपिक ऑर्बिट। तो इसके एग्जाम्पल है जियोस्ट्रॉपिक ऑर्बिट के इनसेट, जीसेट और पोलरस्ट्रॉपिक। पोलर ऑर्बिट के जो हैं वो है IRS, कार्टोसेट, रीसेट और ओशन सेट। तो पोलर ऑर्बिट के एग्जाम्पल क्या है? IRS, कार्टोसेट और रीसेट एंड ओशन सेट, ठीक है। जियो ऑर्बिट के क्या हैं आपके? तो जियोस्ट्रॉपिक में क्या होता है कि जो आपका बेसिकली क्या होता है कि पोजीशन जो है वो फिक्स्ड हो जाती है, फिक्स पोजीशन होते हैं, फिक्स ओवर अ पॉइंट एंड इक्वेटर एंड पासेस बोथ द पोल एंड, इसमें क्या है? ये मूव होता रहता है। और जियोस्ट्रॉपिक में इस तरीके से होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये फिक्स हो गया और ये इसके साइड में जो है वो रोटेट करता रहेगा। और ये पोलरली जो है, सैटेलाइट जो है पोलरली मूव करती है, दैट इज़ पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो IRS, कार्टोसेट और रीसेट जो है, ओशन सेट जो है वो आपके पोलर ऑर्बिट्स हैं,
ठीक है। आइन सेट जो है, जी सेट जो है वो दैट इज़ दी जियोस्ट्रॉपिक। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी टोनर अगर प्राइमरी स्टडी अगर हम करें, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किसी इमेज का टोन और कलर कैसा है। देन उसके बाद सेकेंडरी हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी हम देखेंगे उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है और टेक्सचर कैसा है। तो साइज, शेप और टेक्सचर। देन हम देखेंगे टर्शरी में क्या देखेंगे, पैटर्न कैसा है, हाइट कितनी है और शेडो कितनी, हाइट और शेडो और पैटर्न। ठीक है। हायर में क्या देखेंगे, साइट और एसोसिएशन, साइट एंड एसोसिएशन देखेंगे हायर लेवल में। तो ये आपको स्पेशल अरेंजमेंट याद होना चाहिए। प्राइमरी में टोन, कलर, साइज, शेप और टेक्सचर, सेकेंडरी पैटर्न, हाइट और शेडो इन टर्शरी, और साइट और एसोसिएशन दैट इज रिलेटेड टू हायर। देन स्पेशल रेजोल्यूशन और सेंसर आपको याद होने चाहिए। तो पैन की अगर हम बात करें, IRS सैटेलाइट में जो है या कार्टोसैट सीरीज़ में जो हम पैन का यूज़ करते हैं, पैन सेंसर का, इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है, तो 0 पॉइंट स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है पैन का जो है वो हम IRS और कार्टोसेट में यूज़ करते हैं, कार्टोसेट सीरीज़ में यूज़ करते हैं विद हाई स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 टू 5.8 मीटर, 5.8 मीटर, 5.8 मीटर। ठीक है। लिस्ट फोर का जो है, लिस्ट 4 जो है वो रिसोर्स सेट में हम यूज़ करते हैं, रिसोर्स सेट सैटेलाइट में हम यूज़ करते हैं, जिसका स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है 5.8। लिस्ट 4 का भी स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है 5.8। लिस्ट 3 का स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है 23.5। किस में यूज़ कर रहे हैं, IRS 1C और 1D रिसोर्स सेट में भी, और IRS और रिसोर्स सेट में जो है हम इसका यूज़ करते हैं, IRS और रिसोर्स सेट में। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन 23.5। देन AWIFS एडवांस वाइड फील्ड सेंसर की अगर हम बात करें तो ये रिसोर्स सेट में यूज़ करते हैं विद अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ 56 मीटर। ठीक है। WI वाइड फील्ड सेंसर जो है उसका स्पेशल रेजोल्यूशन 188 मीटर। ओशन कलर मॉनिटर जो है ओशन सेट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ विद अ स्पेशल रेजोल्यूशन 360। और सार का 0 to 50 और इनसेट जो है विच इज़ डिपेंड अपॉन 1 to 8। तो अब यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन हम बात करें तो OCM का सबसे ज़्यादा है। OCM के बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, OCM के बाद WIFS, AIFS। ठीक है। देन आएगा आपका लिस्ट 3। लिस्ट 3 के बाद आएगा लिस्ट 4, देन पैन। ठीक है। इसका कितना है 360 मीटर, और इसका कितना है 188 मीटर। इसका कितना है 56 मीटर। लिस्ट 3 का कितना है, लिस्ट 3 का 23.5 एंड इसका 5.8 और इसका भी 5.8। ठीक है। देन हम बात करेंगे L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, Q, K बैंड की। ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, K बैंड की। देन K, X, KA, K, U, K, A, U। देन X, C, S, L, SCL। ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं क्रोमियम 6 जो है वो हाईली टॉक्सिक स्टेट है। आर्सेनिक में आर्सेनिक 3 जो है वो हाईली टॉक्सिक स्टेट है। मरकरी में मिथाइल मरकरी जो है हाईली टॉक्सिक स्टेट है। कैडमियम की बात करें तो कैडमियम 2+, लेड में भी 2+, और निकल में भी 2+, और कॉपर में भी 2+ जो है 2+ जो स्टेट है, लेड, कैडमियम, निकल और कॉपर, इनकी जो 2+ स्टेट है वो हाईली टॉक्सिक है। ठीक है। मैग्नीज की 4+ हो गई, और कैडमियम की 6+ हो गई, आर्सेनिक की 5 हो गई। ठीक है। आर्सेनेट और नॉट 5, आर्सेनिक की 3 है, 3 आर्सेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनमें से जो है मोलारिटी हो गया, मोलालिटी, तो
मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो अब हमेशा याद रखना टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मोलारिटी, मोलालिटी, मोलालिटी जो है वो मास बेस्ड होती है, ठीक है, दिस इज़ बेस्ड अपॉन मास। तो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्टैलिटी, मोरालिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, ये सारी क्या है, वॉल्यूम बेस्ड है, इसीलिए क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन भी जो है, मोल फ्रैक्शन भी जो है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर। मास परसेंटेज जो है वो मास पर डिपेंड करता है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो आपसे एग्जाम पे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो फर्टैलिटी, मोलारिटी और नॉर्मैलिटी, ऑल दीज आर वॉल्यूम डिपेंडेंट एंड दे आर डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर। तो जो मास पे डिपेंड करते हैं या परसेंटेज या मोल पे डिपेंड करते हैं, दे आर नॉट डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट की जब बात होती है, इन्वायरमेंट की जब बात होती है, इन्वायरमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की बात होगी, बायोडाइवर्सिटी की बात होगी, क्लाइमेट चेंज की भी बात होगी और पोल्यूशन की भी बात होगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है, इट इज़ द यूनिट, इट इज़ द यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। यूनिट ऑफ बायोस्फीयर में क्या है, कुछ स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं और कुछ फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं और कुछ फंक्शनल रोल प्ले होता है। स्ट्रक्चरल में बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक आते हैं। फंक्शनल में 4 इंपॉर्टेंट रोल आते हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और फोर्थ वन इज़ द न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल। ये पूरा का पूरा क्या है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली कि कोई बायोटिक और एबायोटिक तो हमें पता है, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इकोलॉजी भी देख लेते हैं साथ ही। इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो सम टोटल ऑफ, सम टोटल है, ठीक है, उस सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, अबायोटिक प्लस बायोटिक कंपोनेंट इज अ सम टोटल। इकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इकोलॉजी जो है वो टर्म किसने दिया था, 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी का टर्म दिया था। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट स्टडी द हाउस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी द हाउस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कुछ आते हैं इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर कोई पर्सन, ठीक है। देन पॉपुलेशन की, सेम पॉपुलेशन के ग्रुप्स अगर बनते हैं दैट इज़ पॉपुलेशन, अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के ग्रुप्स बनते हैं दैट इज़ कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम मैंने अभी जस्ट बताया, इकोसिस्टम क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, इट इज़ द यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, जहाँ पर बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और साथ ही साथ हमारा क्या है, वो कुछ यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है जो कि आपका स्ट्रक्चरल कुछ फंक्शनल रोल प्ले करती है, ठीक है। देन आता है आपका बायोम, ठीक है, बायोम के बाद आपका क्या आता है, बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। बायोटिक फैक्टर्स क्या अगर हम देखें तो इकोसिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में अगर जब हम देखते हैं तो कुछ बायोटिक फैक्टर्स आते हैं और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में बेसिकली जो है वो सिंगल चैनल मॉडल है, वाई शेप मॉडल है, यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, कैस्केड मॉडल और एनर्जी आउटपुट मॉडल और मल्टी चैनल नेटवर्क मॉडल आते हैं, ठीक है। तो वाई शेप मॉडल जो है वो E.H. ऑडम ने दिया, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल जो है वो यूगन ऑडम ने दिया। लिंडमैन ने 1942 में जो है लिंडमैन रूल दिया फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ऑथर आपको दे रखे हैं और सिर्फ बता रखा है। अब एक छोटे से स्लाइड में ही हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा टॉपिक।
कि एग्ज़ाम में आपको क्या चीज़ें आती हैं, क्या आएगा कि सपोज दैट कोई ट्री है, मैंने बता दिया इकोसिस्टम में क्या है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ बायोस्फीयर जहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट रोल प्लेज होते हैं। बायोटिक में आपके बायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक में हमारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, विंड है, एयर है, टोपोग्राफिक, तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, ऑल दीज आर कंसिडर इन अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर ये ट्री है, ये ट्री क्या है, जो सन से रेडिएशन आ रही है, सन से जो रेडिएशन आ रही है दैट इज़ अबायोटिक फैक्टर, और ये ट्री क्या है, बायोटिक फैक्टर है। तो ये क्या करेगा, जो सन से रेडिएशन आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से क्या करेगा, कुछ फूड बनाएगा, इन द फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा जो फूड बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कर रहा है। जो ये प्रोडक्टिविटी है, इस प्रोडक्टिविटी को हमने क्या कहा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो सन से रेडिएशन आ रही थी, सन से जो रेडिएशन आ रही थी, प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस जो किया उससे क्या जनरेट हुआ, कुछ फूड जनरेट हुआ, जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन जो ये प्रोडक्ट जनरेट हुआ, इस प्रोडक्ट को जनरेट करने के टाइम पे उसने, प्लांट ने जो है कुछ इवेपोट्रांसपिरेशन भी किया होगा, इवेपोट्रांसपिरेशन भी किया होगा, कुछ रेस्पिरेशन में भी वो पार्ट गया होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी किया, इवेपोट्रांसपिरेशन किया, ट्रांसपिरेशन किया, रेस्पिरेशन किया, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ जाइलम फ्लोएम जो प्लांट्स में प्रेजेंट है, उन्होंने कुछ अपना सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम किया, वहाँ पे क्या हुआ, कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिला, लॉस ऑफ एनर्जी जो हमें देखने को मिला। तो जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारा बनकर आया, उसमें से जो एनर्जी यूटिलाइज हुई, उसको अगर हम माइनस करते हैं तो वो निकल कर के आएगा, हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वहाँ से निकल कर आएगा। जो ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन जो भी किया प्लांट ने, उस फूड को ब्रांचेज में, अपने ट्री में पूरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी लॉस हुआ, दैट इज़ दी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ दी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड हम बात करेंगे, यहीं से यही क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो की, जब एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट कि फूड चेन है और फूड वेब है, फूड चेन है और फूड वेब है, तो फूड चेन में बेसिकली क्या हुआ, फूड चेन में और फूड वेब में क्या हो रहा है कि एक प्लांट है, एक सपोज दैट कि कोई डियर जो है वो ग्रास खा रहा है, ग्रास नहीं, ग्रास है, ग्रास को किसी ग्रास हॉपर ने खाया, उस डियर ने उस किसको खाया, उस ग्रासेस को खाया, ठीक है। और ग्रास हॉपर भी उस ग्रास को कंज्यूम कर रहा है, डियर भी ग्रास उसको कंज्यूम कर रहा है। देन उसको, उस डियर को किसने खाया, टाइगर ने खाया, और फिर वो टाइगर जो है, ठीक है, उस ग्रास को किसने खाया, डियर ने खाया, डियर को किसने खाया, टाइगर ने खाया। इस ट्री को, ये जो टाइगर है, ये टाइगर जब मर गया, ठीक है, डेड हो गया, तो इसको किसने, डिकम्पोजिशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, थर्ड प्रोसेस आया, ठीक है, डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो ये डिकम्पोजिशन कुछ पार्ट जो है जो सॉइल में मिल जाएगा, जो सॉइल में मिल जाएगा तो वो न्यूट्रिएंट साइकिल के फ्लो में जो है वो सर्कुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देख पा रहे हो कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड है, तो ये फंक्शनल रोल प्ले है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल रोल प्ले। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी या फिर रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जो है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। देन टेम्परेट फॉरेस्ट की, ठीक है, मैंग्रोव की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ग्रासलैंड्स की भी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसकी है, सबसे लो प्रोडक्टिविटी जो है वो ओशंस की है, क्योंकि वहाँ पर लाइट जो है प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, सो दैट कि वहाँ इसीलिए जो ओशन की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में जो है एक फिनोमिना होता है, ठीक है, कुछ फिनोमिना इकोटोन की स्टडी जो है हम उससे रिलेटेड है। तो इकोटोन क्या है, अगर कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम है और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में क्या है,
इन दोनों के बीच में एक जो जोन प्रेजेंट है दैट इज़ द इकोटोन, दैट जोन वी कॉल इट एज इकोटोन। और क्या इसके अलावा भी क्या कहते हैं, एज इफेक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इकोटोन या फिर एज इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलती है। इस जोन को जोन ऑफ टेंशन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, एज इफेक्ट जो है एज इफेक्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है, देखो जो कुछ और स्पीशीज़ जो हैं वो एक्वेटिक की यहाँ पर आ सकती हैं, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की भी जो यहाँ पर आ सकती हैं। तो दोनों की जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पर कॉमन सा एक एनवायरनमेंट है, दोनों की स्पीशीज़ जो है यहाँ पर मूव हो कर सकती हैं। तो जो स्पीशीज़ यहाँ प्रेजेंट नहीं है बर्ड की, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो स्पीशीज़ यहाँ प्रेजेंट नहीं है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस कॉमन से रीज़न में जो है बहुत सारे रिसोर्सेज होने की वजह से, अच्छे रिसोर्सेज होने की वजह से तो क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी भी जो है मैक्सिमम होगी, फेवरेबल कंडीशन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो एज इफेक्ट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अबंडेंस ऑफ स्पीशीज़, अब एज इफेक्ट दैट इज रिलेटेड टू अबंडेंस ऑफ स्पीशीज़ एट दी एज, अबंडेंस ऑफ स्पीशीज़ एट दी एज। ठीक है, तो इकोटोन, इकोटोन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, इकोटोन के एग्जाम्पल्स क्या है, वेटलैंड्स, मैंग्रोव, पीटलैंड, ईस्चुरीज और डेल्टास। ठीक है, वेटलैंड, मैंग्रोव, पीटलैंड, ईस्चुरीज और डेल्टास, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी जो है हमें देखने को मिलती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी बातें जो हम हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम हम देख चुके हैं, ऑटोट्रॉफ, हीटरोट्रॉफ, ऑमनीवोरस, एडिफिक फैक्टर, क्लाइमेटिक, एडिफिक, टोपोग्राफिक और केमिकल फैक्टर्स। ठीक है, और फ्लो ऑफ एनर्जी के टाइम पे मैंने बताया था कि कुछ फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो वहाँ पर जो है ट्रॉपिकल फ्लो ऑफ एनर्जी, तो फ्लो ऑफ एनर्जी लिंडमैन रूल दैट इज़ 10%, 1942 में जो है एक रूल आया था दैट इज़ 10% रूल, 10% रूल के नाम से भी हम जानते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि हैबिटेट और निश, हैबिटेट और निश। देखो हैबिटेट क्या है, एक फिजिकल एड्रेस है, हैबिटेट क्या है, एक फिजिकल एड्रेस है, और निश क्या है, निश क्या है, फंक्शनल रूल, फंक्शनल रूल। सपोज दैट एक ट्री है, एक ट्री है, इस ट्री के ऊपर ABC 3 तरीके की स्पीशीज़ रहती हैं, तो इन सारे तीनों की तीनों स्पीशीज़ का क्या है, एक सेम हैबिटेट है, एक सेम हैबिटेट है, बट डिफरेंट निश है, बट डिफरेंट निश है कि कोई जो है ए स्पीशीज़ जो है वो अपर पार्ट को खा रही है, बी स्पीशीज़ स्टेम वाले पार्ट को जो, और सी वाली जो स्पीशीज़ है तो फ्रेशली फॉलन लीव्स है, फ्रूट्स है, उसको कंज्यूम कर रही है। तो इन तीनों स्पीशीज़ के क्या है, डिफरेंट निशेज़ हैं, डिफरेंट निशेज़ हैं। ठीक है, वेटलैंड की हम बात कर रहे थे, वेटलैंड जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेटलैंड जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द ट्रांजिशन जोन बिटवीन, ट्रांजिशन जोन। वेटलैंड जो है, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 Feb 1971 को रामसार कन्वेंशन जो है वो लाया गया। इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया, 1982 में इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, किडनी ऑफ इकोसिस्टम, किडनी ऑफ इकोसिस्टम किसको कहा जाता है, वेटलैंड को किडनी ऑफ इकोसिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, किडनी ऑफ इकोसिस्टम के नाम से जो है वेटलैंड्स को हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की। ये रहा एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करें तो एनर्जी फ्लो जो है, एनर्जी फ्लो इज़ बेसिकली, एनर्जी फ्लो में क्या आएगा, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, फूड चेन आपको पता है क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, फूड वेब मल्टी डायरेक्शनल होती है। यहाँ पर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी जो है वो कम रहती है। अगर सपोज दैट कि किसी ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को कोई अनदर ऑर्गेनिज्म खा रहा है, कोई बर्ड खा रही है, ईगल खा रहा है, ठीक है, ईगल अगर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, या स्नेक कंज्यूम कर रहा है उसको, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। सपोज दैट अगर स्नेक एक्सटिंक्ट हो जाए
तो उस ग्रास हॉपर को खाने के लिए जो है पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है फूड चेन में कम होती है, लेकिन इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है फूड वेब में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे स्पीशीज़ जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट दी स्टेबिलिटी। तो फूड वेब क्या इंडिकेट करता है, स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, लेकिन फूड चेन जो है वो किसको इंडिकेट करता है, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो 3 तरीके का होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ नहीं है, चलो। पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी और बायोमास। पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो 3 तरीके का होता है। टेरेस्ट्रियल में कैसा होता है, अपराइट होता है। टेरेस्ट्रियल में हमेशा जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो हमेशा अपराइट मिलेगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी होता है और स्पिंडल शेप भी होता है। तो 3 तरीके की शेप में जो है पिरामिड ऑफ नंबर हमें देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल में हमेशा टेरेस्ट्रियल में अपराइट देखने को मिलता है, स्पिंडल शेप में भी देखने को मिलता है, और आपका इन्वर्टेड शेप में, टेरेस्ट्रियल में ही इन्वर्टेड शेप में भी जो हमें देखने को मिलता है, इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, एक ट्री के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स को खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट्स है, तो ये जो है पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो नेगेटिव इन्वर्टेड भी हो सकता है। देन एनर्जी की अगर हम बात करें, पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो ऑलवेज अपराइट मिलेगा। दिस इज़ ऑलवेज अपराइट होगा, हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि अगर एक ट्रॉपिक लेवल पे 100% एनर्जी है, दूसरे लेवल पर जाएगी तो वो 100 से 10 हो जाएगा, तीसरे लेवल पे जाएगी तो 1% हो जाएगा। यहाँ पे 10% फ्लो ऑफ एनर्जी जो है हमें देखने को मिलती है। तो हर लेवल पे जो है एनर्जी लॉस हमें देखने को मिलता है, एंड दिस पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, देन पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करें तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो 2 तरीके का होता है, हमेशा याद रखना, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में जो है वो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ऑलवेज अपराइट मिलेगा, लेकिन पिरामिड ऑफ एक्वाटिक में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमेशा क्या मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक है, इन्वर्टेड मिलेगा। कैसा मिलेगा, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक इकोसिस्टम में कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनको कंज्यूम करने के लिए कम हो जाएंगे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, तो बायोमास कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्वाटिक में पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होता है। क्लियर है। देन हम इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोटिक इंटरेक्शन भी देख लेते हैं इसके साथ। देन म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, एमेंसेलिज्म, कंपटीशन एंड न्यूट्रलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म भी जो है वो 2 तरीके का होता है, प्रोटो कॉपरेशन और सिम्बायोटिक। प्रोटो कॉपरेशन की अगर हम बात करें, प्रोटो कॉपरेशन में जो है दोनों को फ़ायदा होता है, लेकिन दोनों जो है वो नॉन ऑब्लिगेटरी होते हैं। दे आर नॉन ऑब्लिगेटरी। ठीक है, सिम्बायोटिक में जो है अगर एक स्पीशी ख़त्म हो गई तो दूसरा जो उस पर डिपेंड हो रहा है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, वो ऑब्लिगेटरी होता है। लेकिन प्रोटो कॉपरेशन में जो है वो क्या होता है, नॉन ऑब्लिगेटरी होता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, दोनों को फ़ायदा होता है म्यूचुअलिज्म में। कॉमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान। पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा और एक को नुकसान। प्रेडेशन में भी सेम जो है, एक को फ़ायदा एक नुकसान। एमेंसेलिज्म में एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक को नुकसान होगा, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किलिंग द बैक्टीरिया। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो दोनों को जो है वो नुकसान होगा, दोनों की पॉपुलेशन जो है वो कम होगी। न्यूट्रलिज्म में दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हैबिटेट निश हम बात कर चुके हैं। टाइप ऑफ निशेस, फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश। ये भी हम देख चुके हैं। एज इफेक्ट, इकेड इकोटाइप की अगर हम बात करें तो इकेड क्या है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन देखने को मिलता है। इकोटाइप में क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन जो हमें देखने को मिलती है।
ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन कहाँ देखने को मिलेगी? इकोटाइप में। इकेड में मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन जो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्सेशन की। तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दिस इज़ दी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस प्राइमरी सक्सेशन। क्या होगा? कोई बेयर रॉक है, बेयर रॉक जो है इसके ऊपर लाइकेन और मोसेस, ठीक है। पाइनर स्पीशीज़ कौन सी होती है? जहाँ से स्टार्ट होता है सक्सेशन बेसिकली। तो प्राइमरी सक्सेशन में बेयर रॉक के ऊपर जो है वो लाइकेन और मोसेस काम कर रहे हैं। तो जो लाइकेन और मोसेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइकेन एंड मोसेस, ये क्या है? पाइनर स्पीशीज़ हैं। दीज आर दी पाइनर स्पीशीज़ इन प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन तो एल्गे, ठीक है, कुछ इन्होंने क्या करा, कुछ एसिड जो है एसिड सिक्रीट करा, लाइकेन मोसेस इसके ऊपर एक्ट किया, देन इसके ऊपर कुछ एसिड सिक्रीट हुआ, फिर वो सॉइल फॉर्म करने लगा धीरे धीरे। देन ग्रासेस आए, ग्रासेस से ग्रास हॉपर, देन बटरफ्लाई, देन एक ट्री, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। तो जब भी बेयर से स्टार्ट होके और एक जो स्टेबल कम्युनिटी है दैट इज़ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो इसमें फॉर्म हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन की, अब देखो कोई फ्लड आ गई या फॉरेस्ट फायर हो गया, कुछ भी हो गया, जो फायर तो क्या होगा कि सॉइल तो देखो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सक्सेशन जब भी स्टार्ट होता है तो सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्राइमरी में बिल्कुल इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है कि बिल्कुल शुरू से शुरू होता है कि सॉइल भी फॉर्म होती है। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो क्लाइमेटिक चेंज या फॉरेस्ट फायर या फ्लड की वजह से जो है वो डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलेगा। सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, देन सक्सेशन से क्या फॉर्म होता है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है दोबारा से फॉर्म होती है। देन दो तरीके का सक्सेशन होता है, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक। ऑटोजेनिक सक्सेशन इज अराइजिंग फ्रॉम द फैक्टर विद इन द इकोसिस्टम, ठीक है। और एलोजेनिक सक्सेशन विच इज़ इनिशिएटेड बाय द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, जब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है एलोजेनिक सक्सेशन कॉज होता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन किस लिए कॉज होता है? अराइजिंग फ्रॉम द फैक्टर विद इन द इकोसिस्टम, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एलोजेनिक सक्सेशन में क्या है? अगर कोई फॉरेस्ट फायर हो गया, फ्लड आ गई, ठीक है, अगर इन सब का प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से जो है हमें सक्सेशन देखने को मिलता है। ऑटोजेनिक के अपने आप से ही जो है चीज़ें जनरेट होना स्टार्ट होती है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है इनकी क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो क्या होती है? इनकी फाइनल स्टेज होती है। ऑटोजेनिक इज द सेल्फ सस्टेन, एलोजेनिक इन एक्सटर्नल सेल्फ डिस्टर्बेंसेस, यूरिकेन फ्लड डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हेडार, जो अगर वाटर एक्वेटिक एरिया में सक्सेशन होगा दैट इज़ द हेडार सक्सेशन। और अगर ज़िरार सक्सेशन क्या है? ड्राई रीजन में। ज़िरार सक्सेशन जो है कहाँ पर कॉज होगा? ज़िरार सक्सेशन जो है वो हमें डेजर्ट एरिया में ज़िरार सक्सेशन जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बुशेस होते हैं, बुशेस से कैक्टस, लो वाटर, देन इवेपोरेशन, देन ह्यूमिडिटी, ये जो है धीरे धीरे अब सबसे पहले क्या स्टेट आएगी? न्यूडेशन, ठीक है। बेयर रॉक दैट इज न्यूडेशन से क्या होगा? माइग्रेशन से क्या होगा? डेवलपमेंट होगा दैट इज एसेस से कंपटीशन होगा, कंपटीशन से रिएक्शन, देन स्टेबलाइजेशन। ये फॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसेस के बाद कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की। तो जो गैशियस साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन जो है वो गैशियस साइकिल में भी आती है और सेडिमेंट्री साइकिल भी आती है। नाइट्रोजन जो है कम्प्लीटली गैशियस साइकिल है, ऑक्सीजन भी कम्प्लीटली गैशियस साइकिल है, वाटर भी कम्प्लीटली सेडिमेंट्री साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो सेडिमेंट्री साइकिल की अगर हम बात करें तो दो तरीके की साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री। तो गैशियस साइकिल में क्या क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल में अगर हम देखें तो सल्फर और फॉस्फोरस, ठीक है। सल्फर साइकिल में भी जो है कुछ पार्ट हमारा वोल्केनिक इरप्शन जहाँ से होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है, तो बेसिकली कुछ पार्ट जो है वो गैशियस भी रहता है। लेकिन जो कंप्लीट साइकिल, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछें कि कौन सी ऐसी साइकिल है जो कंप्लीट सेडिमेंट्री साइकिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस है।
ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट साइकिल हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज 78%, लेकिन वो नॉर्मली जो है वो फिक्स नहीं हो पाता, उसको क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ बैक्टीरियाज की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होता है, पहले नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, देन नाइट्राइट में, देन नाइट्रेट में, जिसको प्लांट कंज्यूम करते हैं। तो नाइट्रोजन से अमोनिया जब कन्वर्ट होता है तो कौन कौन से जो है कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, दैट इज़ द राइजोबियम। राइजोबियम कौन कौन से बैक्टीरिया, दैट इज़ राइजोबियम, लिग्यूम क्रॉप और सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो करते हैं, राइजोबियम जो लेग्यूम्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। एरोबिक एजोबैक्टर, राइजोबियम, एरोबिक एजोबैक्टर और एनारोबिक क्लस्टेरियम एंड रोडोस्पाइरलम एंड ओशियन में नॉस्टॉक एनाबीना और स्पाइरुलिना। तो बोथ दीज आर फिक्स द नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है, राइजोबियम, एरोबिक एजोबैक्टर, एरोबिक क्लोस्ट्रिडियम, रोडोस्पाइरलम, नॉस्टॉक एनाबीना और स्पाइरुलिना। ठीक है, देन उसके बाद अमोनिया को नाइट्राइट में भी कोई फिक्स करेगा, तो वो कौन करेगा, नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकॉकस। नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकॉकस जो है अमोनिया से नाइट्राइट में जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट से अमोनिया, नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकॉकस। तो नाइट्रोजन से अमोनिया से नाइट्रेट को फिक्स करते हैं, NO2। ठीक है, देन नाइट्राइट से भी नाइट्रेट फॉर्म होगा, तो वो कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर। तो मोनाज मोनाज क्या कर रहे हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट, और नाइट्रोबैक्टर क्या कर रहे हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट में। और सूडोमोनाज क्या कर रहे हैं, जो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया वो वापस से एटमॉस्फेयर में डीनाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है, सूडोमोनाज करता है। क्लियर है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल। और क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोलॉजिकल होम्योस्टैसिस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ होम्योस्टैसिस क्या है, इट इज़ द सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। और गाय हाइपोथेसिस जेम्स लवलॉक ने 1972 में जो है ये दिया था। देन स्पेसिएशन की अगर हम बात करें तो स्पेसिएशन विच इज़ गिवन बाय द ऑरेटर एफ हुक इन 1906। स्पेसिएशन क्या है, इट इज़ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, पैरापेट्रिक और पेरीपेट्रिक। तो एलोपेट्रिक में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर कोई आइलैंड है, उसमें कोई जोग्राफिकल बैरियर आ गया, तो स्पीशीज़ कुछ दोनों जो हैं नई नई स्पीशीज़ बन जाएंगी, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, जोग्राफिकल बैरियर की वजह से। डार्विन, फिंचेस एंड गैलापागोस आइलैंड इज़ द एग्जांपल। सिम्पेट्रिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो कोई पर्टिकुलर कोई ट्री है, वो A, B, C स्पीशीज़, 3 तरीके की स्पीशीज़ वहाँ पर रह रही हैं। तो कुछ जो है वो ऊपर का पार्ट कंज्यूम कर रही है, कुछ स्टेम वाला, कुछ जो है फ्रेशली फॉलन। तो धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो कुछ उसमें जेनेटिक और बिहेवियरल आइसोलेशन हमें देखने को मिलेगा, जेनेटिक और बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, और फिर क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगी। दिस इज़ द सिम्पैट्रिक एसोसिएशन। इकोलॉजिकल निशेस चेंज होने की वजह से न्यू स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। देन पैरापेट्रिक की अगर हम बात करें तो 2 रिप्रोडक्टिव बैरियर जो है हम इसमें देखने को मिलता है। दो तरीके की स्पीशीज़ जो है एक ही लोकेशन पे रह रही हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से इंटरब्रीडिंग ना होने की वजह से जो है हमें रिप्रोडक्टिव बैरियर जो है वो देखने को मिलता है, और नई स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। देन पेरीपेट्रिक अगर हम देखें तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू एलोपेट्रिक। बट एलोपेट्रिक में क्या था कि बहुत बड़ा एक जो जोग्राफिकल बैरियर हमें देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे कुछ स्मॉल पॉपुलेशन जो है बहुत लार्ज पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन से कुछ 10% पॉपुलेशन जब सेपरेट आउट हो जाती है, दैट इज़ रिलेटेड टू पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज
तो इकोसिस्टम सर्विसेज में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग और कल्चरल सर्विसेज और सपोर्टिंग सर्विसेज। एक पर्टिकुलर ट्री जो है, एक पर्टिकुलर ट्री हमें फ्रूट भी दे रहा है, फाइबर भी दे रहा है, बायोमास भी दे रहा है, फ्रेश वाटर भी दे रहा है, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रेगुलेट कर रहा है, एटमॉस्फेयर को रेगुलेट कर रहा है, पोल्यूशन को, एयर क्वालिटी को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो प्रोविजनिंग सर्विसेज होगी जो प्रोवाइड कर रहा है। रेगुलेटिंग सर्विसेज जो वो क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है, एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहा है, वाटर को रेगुलेट कर रहा है, पोल्यूशन को रेगुलेट कर रहा है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑल दीज आर रेगुलेटिंग सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो रिक्रिएशन, टूरिज्म, कुछ आस्था किसी पर्टिकुलर ट्री से जुड़ा होना, एस्थेटिक वैल्यू किसी से जुड़े होने, एजुकेशनल वैल्यू अगर पर्टिकुलर किसी ट्री से जुड़े होना, दैट इज़ रिलेटेड टू कल्चरल सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सपोर्ट ऑल द सर्विसेज जिसमें न्यूट्रिएंट साइकिल के, सॉइल फॉर्मेशन में, प्राइमरी प्रोडक्शन में, बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस में जो है वो हेल्प करता है, दैट इज़ द सपोर्टिंग सर्विसेज। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी हमने आज पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है वो रिवाइज़ कर लिया इसके साथ। वेटलैंड भी हमने देख लिए, ठीक है। वेटलैंड का डेफिनेशन क्या है कि कोई वाटर नेचुरल होगा, मैनमेड है, सलाइन है, ब्रैकिश है, स्टैटिक है या फ्लोइंग है, उस वाटर का जो डेप्थ है वो 6 मीटर तक का होगा, तो उस वाटर बॉडी को हम क्या कहेंगे, वेटलैंड बॉडी कहेंगे। जो लेक से डिराइव वेटलैंड्स होते हैं दैट इज़ अ लेक्चुरिन, एंड जो पीटलैंड, ठीक है, पीटलैंड से डिराइव है तो वो मार्शी स्वैम्स हैं, बॉग्स हैं, ऑल दीज आर दी परमाफॉरेस्ट एरियाज़ में जो है वो इनको कहेंगे पीटलैंड, नेचुरल वेटलैंड, डेल्टा वेटलैंड, ईस्चरीज वेटलैंड, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी, ये भी हो गया। एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम देख लेते हैं एक बारी, एक्वाटिक इकोसिस्टम में सिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज के साथ साथ जो है एक आपने कुछ और भी सुना होगा टर्म ग्रीन जीडीपी, ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोडक्ट और जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, जो गुड एंड सर्विसेज और फाइनल जो अमाउंट हमें मिलती है दैट इज़ द रिलेटेड टू गुड एंड सर्विसेज, जो फाइनल अमाउंट मिल रहा है हमें, ठीक है। और जीईपी क्या है, जीईपी क्या है, जो ग्रीन एसेट्स, ये क्या है बेसिकली ग्रीन एसेट्स, जो इकोलॉजिकल स्टेटस अगर हम देखें कि कितनी एयर प्योर है, कितना फॉरेस्ट प्योर, कितने फॉरेस्ट हैं, कितना वाटर क्वालिटी है किसी पर्टिकुलर कंट्री का। तो चाइना की अगर हम बात करें तो उसका जीईपी बहुत अच्छा है, चाइना में बहुत सारे फॉरेस्ट जो हम देखने को, तो इंडिया और चाइना के अगर कंपैरिजन देखें तो चाइना का जीईपी बहुत अच्छा है। ग्रीन जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो जीईपी की कितना जो है कितना उस जीडीपी को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना लॉस ऑफ इकोसिस्टम, अगर कोई हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो कितना लॉस ऑफ इकोसिस्टम हुआ है, कितना एयर पोल्यूशन हुआ है, कितना वाटर क्वालिटी डिग्रेड हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जब हम माइनस करेंगे जीडीपी में से, तो कितना डेवलपमेंट, किसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए कितना कॉस्ट जो है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है वो गई है, तो उसको हम किससे बताएंगे, ग्रीन जीडीपी से, उसको हम किससे बताएंगे, ग्रीन जीडीपी से बताएंगे, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम मैं बता रही थी, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, ये जस्ट इन जनरल मैं आपको बता रही थी। एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या है, 3 तरीके के होते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सलाइन। इनकी अगर सैलिनिटी देखें तो फ्रेश वाटर की सैलिनिटी लेस देन 5 ppm है, पीपीटी है, ठीक है, पार्ट्स पर 1000। ब्रैकिश की 5 to 30 पार्ट्स पर 1000 है। सलाइन की अगर हम देखें तो 35 पार्ट्स पर 1000 है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम अगर देखें तो सबसे पहले क्या आते हैं, न्यूस्टोन्स, सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, न्यूस्टोन्स प्रेजेंट है। देन न्यूस्टोन्स के बाद आते हैं आपके पेरीफाइटोन्स, ठीक है, न्यूस्टोन के बाद क्या आएंगे आपके पेरीफाइटोन के बाद प्लैंकटन के बाद नेक्टॉन के बाद बेंथोस, ठीक है, जो बॉटम ऑफ द मास में हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये अरेंज करना आ सकता है, न्यूस्टोन, पेरीफाइटोन, ठीक है, पेरीफाइटोन, प्लैंकटन, नेक्टॉन और बेंथोस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं कवर करा रही हूँ। आर और जे सिलेक्शन और ये भी देख लेते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है, क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट पर्टिकुलर एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया और वॉल्यूम में जो है एरिया में कितने जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू क्रूड डेंसिटी। और कितने इकोलॉजिकल बताता है कि बेसिकली हैबिटेबल, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैबिटेबल इन पर्टिकुलर एरिया, कि कितने जो है पर्टिकुलर एरिया में हैबिटेबल हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं, तो दैट इज़ द इकोलॉजिकल डेंसिटी,
ठीक है, इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो अगर सपोज दैट कि टोटल डियर जो है वो 500 है और एक वो एरिया कितना कवर कर रहे हैं, 100 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। हैबिटेबल ग्रास लैंड इनसाइड फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट के अंदर जो ग्रास लैंड है, हैबिटेबल ग्रास लैंड है, वो सिर्फ 60 किलोमीटर का है। 100 में से 60 किलोमीटर का हैबिटेबल ग्रास लैंड है। तो क्रूड डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 100, 5 डियर पर किलोमीटर स्क्वायर पे रह रहे हैं। इकोलॉजिकल डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 500 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 8.3 डियर जो है, 8 डियर जो है पर किलोमीटर पे रह रहे हैं, ठीक है। 8 डियर जो है वो पर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। देन नैटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और मिग्रेशन। तो बेसिकली क्या है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। टोटल पॉपुलेशन बर्थ प्लस इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, तो नैटेलिटी और मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और कोई लोग आ रहे हैं किसी बाहर की कंट्री से अगर आ रहे हैं, या फिर नैटेलिटी बर्थ रेट अगर हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर मर जाएंगे या उस देश को छोड़ के चले जाएंगे तो बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर बर्थ प्लस इमिग्रेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, और ब्लड प्लस और डेथ प्लस इमिग्रेशन अगर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये सिर्फ आपको इतना याद रखना है। सर्वाइवरशिप कर्व जो है, इससे भी क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये 3 तरीके का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 जो है वो कन्वेक्स शेप होती है, ठीक है। टाइप 1 कैसी होती है, कन्वेक्स शेप होती है। टाइप 2 स्ट्रेट डायगोनल होता है। टाइप 3 कैसा होता है, कनकेव, ठीक है। टाइप 3 कैसा होता है, कनकेव, केव, और ये कन्वेक्स। तो इसमें क्या होता है, लो यंग हाई ओल्ड, के सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो है हमें देखने को मिलती है कन्वेक्स में। ह्यूमन, जैसे ह्यूमन आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1। टाइप 1 का जो टाइप 1 का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ह्यूमन। के सेलेक्टेड स्पीशीज़ में क्या आते हैं, ह्यूमन्स आते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स आते हैं इसमें। और जैसे इनिशियली क्या होता है कि एक ऑफस्प्रिंग एक टाइम पे पैदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो टाइप 3 है, टाइप 3 में क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कनकेव शेप होगा, आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं। तो ऑयस्टर हैं, फ्रॉग्स हैं, फिशेज़ हैं, एक बार में जुवलाइन फेज जो रहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। एक बार में बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो बर्थ करती हैं कंट्रोल कंडीशन में। देन उसके बाद पॉपुलेशन एकदम से तो बढ़ जाएगी, देन उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है डिफरेंट। तो आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ लेते हैं कि कन्वेक्स के सेलेक्टेड, कन्वेक्स के यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, कन्वेक्स के सेलेक्टेड स्पीशीज़ टाइप 1 ह्यूमन्स आर एग्जाम्पल, ठीक है। जुवलाइन फेज कम होगा। देन आर सेलेक्टेड में क्या होगा, टाइप 3, आर सेलेक्टेड में होगा टाइप 3। बर्ड, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स जो हैं वो टाइप डायगोनल वाले उसमें केस में आते हैं। यूनिफॉर्म, रैंडम और क्लम्प, 3 टाइप के पॉपुलेशन डिस्पर्जन होते हैं, क्लम्प, यूनिफॉर्म और रैंडम। ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल और एक होता है एस शेप, ठीक है, जिसको हम लॉजिस्टिक के नाम से जानते हैं। एक्सपोनेंशियल में रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, अनलिमिटेडली जो है वो ग्रो करता है। फॉर्मूला क्या है, dN/dt = Rn। इसमें क्या होता है, लॉजिस्टिक में क्या होगा, आपका एक क्या लग जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी लग जाएगी, लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। तो dN/dt = Rn माइनस में के कैरिंग कैपेसिटी हो गया ना, माइनस में, तो डियर, ह्यूमन, स्लो, फास्ट और स्टेबल जो रेट जो है हमें देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। यही सेम बात बता रखी है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्मूला है, ये भी याद रखना। कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेते हैं डायरेक्ट। स्लो, फास्ट, स्टेबल, कैसी ग्रोथ होती है, स्लो, फास्ट, देन स्टेबल। के सेलेक्टेड और आर सेलेक्टेड, जे शेप और ये एस शेप, ठीक है। कन्वेक्स, कनकेव, शॉर्ट लिव, लॉन्ग लिव। लाइफ स्पैन कैसा होगा, शॉर्ट लिव, लॉन्ग लिव। रिप्रोडक्टिव रेट इज हाई
और लो, रिप्रोडक्टिव रेट इज़ लो। पेरेंट केयर इज़ एब्सेंट, एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर हमें देखने को मिलेगी। साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है बहुत स्मॉल रहेगा, यहाँ पे लार्ज होता है। सर्वाइवर अगर कर्व देखें तो टाइप 3 और ये टाइप 1 एंड 2। एज ऑफ मेचोरिटी इज़ अर्ली, एज ऑफ मेचोरिटी इज़ लेट। अडेप्टेशन एनर्जी adapted to unstable, adaptive to stable environment. Population fluctuation highly variable and this is mostly stable. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको ये दे रखे हैं। तो ये हो गया आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी पूरा का पूरा कंप्लीट। यही छोड़ा था ना। एनर्जी एंड एनवायरमेंट भी देख लेते हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस पे काम करते हैं? पोटेंशियल को काइनेटिक में, काइनेटिक को इलेक्ट्रिक में। टाइडल जो है वो ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। ओटीसी सरफेस डीप वाटर, टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर पे। जियोथर्मल हीट एनर्जी को स्टीम में, स्टीम से टरबाइन, स्टीम से टरबाइन रोटेटर। सोलर हीट कैप्चर डायरेक्टली। और पोलर वी फोटोवोल्टिक इफेक्ट एंड पोलर पॉन्ड इज सॉल्ट सैलिनिटी ग्रेडियंट स्टोर द हीट। नहीं, ये EIA तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट EIA की अगर हम बात करें, EIA की अगर हम बात करें तो EIA इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो हम क्या स्टडी करते हैं? इम्पैक्ट की स्टडी करते हैं, पर्पस अल्टरनेटिव देखते हैं, प्रिवेंट दी डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। तो EIA जो है 1970 में EIA को इंट्रोड्यूस किया गया था NEP के द्वारा US में, ठीक है। इन इंडिया जो है, इंडिया प्लानिंग कमीशन आस्क्ड टू रिवर वैली प्रोजेक्ट। रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए जो है सबसे पहले इसमें बात की गई, तो इन्वायरमेंटल एंगल से जो है 1976 में इसको ऊपर गौर करना स्टार्ट किया गया। देन EIA की नोटिफिकेशन कब रिलीज़ की गई? 1994 में EIA की नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ करी गई। किसके तहत? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। देन इसके ऊपर जो है वो कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले 2006 में EIA नोटिफिकेशन। देन EIA 2020 ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर कराएगा, जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है एट प्रेजेंटली भी। तो स्टैटिस्टिकली स्टेटस जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर द 1986 नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट कैटेगरी जो है वो डिफाइन की गई 2006 में, और कैटेगरी प्रोजेक्ट क्लियरेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के लिए जो है हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होगी, कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के लिए जो है हमें स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। तो ए के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, बी के लिए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कैटेगरी B1 और B2 दो तरीके के प्रोजेक्ट्स और हैं। तो B2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए EIA का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन EIA कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट्स के लिए जो है EIA मैंडेटरी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं A, B, B1 और इसके लिए नहीं चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए, मैंडेटरी है, ये स्टेट गवर्नमेंट देगी, ये सेंटर देगा, ठीक है। तो फॉर्म स्टेजेस क्या हैं? EIA स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन और अप्रेजल, ठीक है। तो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन और अप्रेजल 3 तरीके का प्रोसेस जो है हमें देखने को मिलता है। वैलिडिटी बिफोर 2021 क्या है? माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए पहले 30 ईयर्स होता था, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए 10, अदर प्रोजेक्ट्स के लिए 5 to 7 ईयर्स, ठीक है, 5 to 7 ईयर। 2020 का जो ड्राफ्ट आया 2006 में 4S फ्रेमवर्क था, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, स्टेक होल्डर, पब्लिक कंसल्टेशन और स्क्रूटनी मतलब अप्रेजल। 2020 के ड्राफ्ट में जो है वो 3 Ps रख दी इन्होंने, पोस्ट फैक्टो
प्रो इंडस्ट्री पब्लिक एक्सक्लूडेड, पब्लिक को एक्सक्लूड कर दिया और पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के ऊपर बात की, भाई पहले तुम प्रोजेक्ट बना लो देन उसके बाद क्लियरेंस ले लेना। तो दिस इज़ इसीलिए जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो 12 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिप्लेस द 2006 नोटिफिकेशन। तो ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, तो कौन सा जो ऐसा EIA का नोटिफिकेशन है जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पे डिपेंड करता है, दैट इज़ द EIA नोटिफिकेशन 2020, EIA नोटिफिकेशन 2020 विच इज़ डिपेंड अपॉन द 3 Ps। ठीक है। अब माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए जो पहले 30 साल होता था, अब टाइम कितना बढ़ा दिया एनवायरमेंटल क्लियरेंस का? 50 साल। रिवर वैली प्रोजेक्ट अगर आप लगा रहे थे तो पहले 10 साल के बाद जो है आपको क्लियरेंस लेना पड़ता था, अब 15 साल के बाद। अदर प्रोजेक्ट्स के लिए 5 से साल था, 7 साल था, अब क्या है 10 साल हो गया। पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो वीक हो गया है। हेयरिंग जो है वो 30 डेज़ की होती थी, अब क्या हो गई है 20 डेज़ के अंदर अंदर जो है आपको हेयरिंग में आना होगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट पावर इंक्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो इंक्रीज़ कर दी। पहले क्या था, पब्लिक की जो पावर थी वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी, अब क्या है उसको इंक्रीज़ कर दिया। और डिजिटल सबमिशन जो है वो फोकसाइज कर दिया, डिजिटल सबमिशन जो है वो फोकसाइज कर दिया। दैट्स वाई दिस इज़ क्रिटिकल। ये क्या है, कुछ मेथड्स हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछती हैं। एडॉक मेथड, एडॉक मेथड की अगर हम बात करें, एडॉक मेथड जो है सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है, क्विक होता है। ठीक है, सिंपल, लो कॉस्ट और क्विक मेथड होता है। हाईली सब्जेक्टिव, दिस इज हाईली सब्जेक्टिव, एडॉक मेथड इज हाईली सब्जेक्टिव। चेकलिस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो हम चेकलिस्ट बनाते हैं, उसमें स्टडी करते हैं कि एयर क्वालिटी कैसा है, वाटर क्वालिटी कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी आउट करते हैं। चेक द पॉसिबल इम्पैक्ट, पॉसिबल इम्पैक्ट जो है हम उसमें देखते हैं। ठीक है, तो नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप शोन मोस्टली क्वालिटेटिव, दिस इज दी क्वालिटेटिव। ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है। इसमें क्या चेक करते हैं हम, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम चेक करते थे, इसमें हम चेकलिस्ट बनाते हैं और क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, लियोपार्ड मैट्रिक्स 1971 में लियोपार्ड मैट्रिक्स आया। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसेस। ठीक है, लियोपार्ड मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रोज़ और कॉलम बनाते हैं। कुछ रोज़ होती हैं जैसे एक्सेल शीट होती है ना, उसी तरीके से रोज़ और कॉलम बनाते हैं और हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इसमें हम देखते हैं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की जो है बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करने को मिलती है। रोज़ में वर्सेस प्रोजेक्ट का जो एक्शन है वो किस में लिखेंगे, रोज़ में। और कॉलम में क्या लिखेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कॉलम में हम इन्वायरमेंटल फैक्टर को रखते हैं। नेटवर्क की अगर हम बात करें, नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क मेथड की अगर हम बात करें या फिर इंटरेक्शन डायग्राम की, तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें हम क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं कि फ्लो डायग्राम शोइंग द लिंकेज बिटवीन द एक्टिविटी एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की स्टडी करते हैं हम इसमें नेटवर्क मेथड में। ओवरलेज में अगर हम देखें, GIS रिमोट सैम्पलिंग मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, स्पेशल डाटा जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव मॉडल, एयर डिस्पर्जन, वाटर क्वालिटी, नॉइज़ मॉडल जो है हम स्टडी करते हैं। डाटा, हैवी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के जो इसमें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, तो ग्रीन हाउस एमिशन कितना हो रहा है, नॉइज़ कितना हो रहा है, पोल्यूटेंट कितने डिस्पर्ज हो रहे हैं, तो ये हम क्वांटिटेटिव मॉडल्स का यूज़ करते हैं डिस्पर्शन वगैरह देखने के लिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं। एनवायरमेंटल वैल्यूज़ हार्ड टू मोनेटाइज, ठीक है, तो उसमें एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं जो ये सारी स्टडीज़ करने के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस कितना हो रहा है, सॉइल कितना इम्पैक्टेड हो रहा है, तो उसका कितना कॉस्ट जो है वो देना होगा। जैसे मैं ग्रीन GDP की बात करी थी। कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस करते हैं। लाइफ साइकिल असेसमेंट करते हैं। लाइफ साइकिल असेसमेंट में क्या होता है, रॉ मटेरियल हम देखेंगे, प्रोडक्शन, यूज़ और डिस्पोजल। मटेरियल बनाया, प्रोड्यूस किया, यूज़ किया, डिस्पोज किया। तो अब जो है इन्वायरमेंट में हर जो प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, ई वेस्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो LCA करना जो है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस के जो है मेथड, ये भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एक ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे पहला जो लॉ आया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वो आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस लिए आया था कि कंजर्वेशन और कंट्रोल ऑफ क्राइम,
ठीक है। प्रोटेक्शन, एक तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे और प्रोटेक्शन, कंट्रोल ऑफ क्राइम रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ को लिए। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो दो तरीके का होता है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में क्या क्या आते हैं आपके, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो सारे के सारे किस में आते हैं, इन सीटूज़ में। 8 बार अमेंडमेंट करने के बाद जो है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को जो है इस लिस्ट में रखा गया था। देन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उसको चेयर कौन करता है, प्रधानमंत्री जो है उसको चेयर करते हैं। नंबर ऑफ अल्टरेशन नेशनल पार्क, तो किसी नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है अगर वो अल्टर करनी है, ठीक है, वो अल्टर करनी है तो वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। किसके तहत होगा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा। एनटीसीए को भी जो है मैंने सुबह लेक्चर डिस्कस किया था कि 38 सेक्शन 38 के तहत जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को जो है वो बनाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर को कंजर्व करने के लिए। और ये इसको कौन चेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये कब ऐड किया गया था, 2006 में जब अमेंडमेंट की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तब किया गया था। नेक्स्ट जो है स्टेट ब्यूरो वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसको स्टेट जो है वो हैंडल करता है। देन साइट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, जो इसको इनडायरेक्टली जो है दिस इज़ रिलेटेड टू साइट की कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, जो इलीगल ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए जो है वो साइट्स को लाया गया। लेकिन उसी के तहत जो है हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया जो है वो हम लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। हमने बात करी NC2 NC2 होता है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो चेयर पर्सन है वो दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को सेक्शन 38(5) के तहत जो है वो ऐड किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल पार्क। तो चीफ वाइल्ड वार्डन, ठीक है, स्टेट के अंदर जो चीफ वाइल्ड वार्डन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काम करती है। चीफ वाइल्ड वार्डन जो है वो इसके द्वारा जो है वो बनाया जाता है। आर्टिकल 252 के तहत जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जो है वो बनाया गया था। 47th अमेंडमेंट 1976 स्टेट लिस्ट में था पहले, फिर इसको कंकरेंट लिस्ट में जो है वो ऐड इन कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है इसके तहत जो है वो बनाया गया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 1972 में इसमें 6 शेड्यूल थे, लेकिन 2022 को में जो है अमेंडमेंट के बाद जो है इसमें टोटल 4 शेड्यूल हो गए हैं, 7 चैप्टर और 4 शेड्यूल जो हैं वो कर दिए गए हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 में जो है आपका क्या रखे जाते हैं, शेड्यूल 1 में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जिन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसको हम शेड्यूल 1 में रखते हैं। शेड्यूल 2 में लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे फ्लाइंग फॉक्स है, अंडमान बुलबुल है, नील गाय है, इंडियन फ्लाइंग है, ठीक है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स हैं, उनको हम सेकंड में रख सकते हैं। शेड्यूल 3 में जो है हम प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज़ को रखते हैं। शेड्यूल 4 में हम साइट्स जो द स्पेसिमेन लिस्टेड इन साइट, जो स्पेसिमेन साइट्स में लिस्टेड है उनको रखते हैं, ठीक है, जो स्पेसिमेन साइट्स में लिस्टेड हैं उनको हम इसमें रखते हैं, जैसे रिवर डॉल्फिन, स्पाइडर मंकी एक्सेट्रा। और शेड्यूल 1 में जो है हम क्या रखते हैं, स्लॉथ बियर, स्वैम्प चीता, स्वैम्प डियर और ब्लैक बक को। आर्टिकल 51A क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48A DPSP का प्रिंसिपल, ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, स्टेट शेल प्रोटेक्ट इम्प्रूव द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया आपका 1980 में, उसको अमेंड किया गया 2006 में। तो 2006 में जो है मेनली बात की गई थी कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको भी जो है कंपनसेशन और राइट जो है वो मिलना चाहिए। और 1980 में जो है 1980 में का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कंजर्व द फॉरेस्ट, टू कंजर्व द फॉरेस्ट। सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट 1865 में आया था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए 1865 में सबसे पहले वो आया था फॉरेस्ट। देन फॉरेस्ट एक्ट आया 1878 में, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट। फिर दोबारा जो है वो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं इंडियन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते थे अंग्रेज़ों को, तो इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट 1878 बनाया। देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए 1927 में और क्लासीफाई किया फॉरेस्ट को। आज भी वही क्लासिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज़ और विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसमें क्या है, हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। और नेक्स्ट बात की गई थी कि सेक्शन 2 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस। अगर आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्या है, डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू नॉन फॉरेस्ट, अगर आपको इंडस्ट्रीज़ लगानी है तो डाइवर्स करना है किसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो आपको कहाँ से अप्रूवल लेना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। कहाँ से, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बनाया गया, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी इन प्रिंसिपल अप्रूवल। प्रिंसिपल अप्रूवल कौन देता है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, FAC, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। देन लीजिंग फॉरेस्ट, लीजिंग फॉरेस्ट जो होता है वो एक प्राइवेट पर्सन होता है जो अप्रूवल देता है कंपनसेटरी। ठीक है, कि कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कितने पेड़ काटे भैया और आपको कंपनसेशन देना होगा, तो कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन जो है आपको करना होगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है, और कि इक्वल लैंड इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट एंड कैलकुलेटेड द फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला के थ्रू, कंचन गुप्ता के फॉर्मूला के थ्रू जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। ठीक है, देन फॉरेस्ट एक्ट 2006 आया जिसमें शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स को रखा गया। तो क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो यहाँ पर जो मेजर फोकस जो था वो ट्राइबल पीपल कि यहाँ पर जो मेजर फोकस था कि जो ट्राइबल पीपल्स को क्या कराना है, उनको राइट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, उनको रिलीफ राइट प्रोवाइड कराना है, कम्युनिटी राइट जो है वो प्रोवाइड कराना है। बिफोर 2005 जो है वो शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल डेवलपर्स को जो है वो प्रोवाइड्स जो राइट है वो प्रोवाइड्स नहीं किए जाते थे। तो 2006 में जो है वो मेनली फोकस किया गया था ट्राइबल्स के ऊपर। तो कैंपा 2016 जो है वो लेकर आया गया। ठीक है, जिसके तहत जो है कंपनसेटरी फंड जो है उनको प्रोवाइड करने की बात की थी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, तो वाटर एक्ट जो है वो 1974 में लाया गया आर्टिकल 252 के तहत ही, और इसके तहत जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो 1974 में बनाया गया था। 1974 सितंबर 1974 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 2024 में जो है मेजर अमेंडमेंट हमें देखने को मिली थी। जो पहले फ़ाइन सिर्फ 10,000 था, अब जो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उनका जो फ़ाइन है वो जो फंड है वो इंक्रीज़ करके कितना कर दिया, 15 लाख। इनिशियली एप्लीकेबल टू हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बट अदर स्टेट एक्सटेंडेड। अब जो ये है अब सारा का सारा सारी स्टेट्स में जो है वो एक्सटेंड आउट कर दिया है। एयर पोल्यूशन भी जो है वो सेम वाटर पोल्यूशन की तरह ही है। ये कब लाया गया था, 1982 में जो है इसको लाया गया था। 1987 में अमेंडमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को कब लाया गया, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया आर्टिकल 253 के तहत। आर्टिकल 253 के तहत, अभी तक जो आर्टिकल्स आए थे वो 252 के तहत आए थे, अब आर्टिकल 253 के तहत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इसको अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हो। जितने भी आपके रूल्स हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल, कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल, ओजोन डिप्लीटिंग रूल, प्लास्टिक वेस्ट, तो ये सारे के सारे जितने भी रूल्स हैं वो किसके तहत बनाए गए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो बनाए गए। ठीक है, 2002 में जो है आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था। ठीक है, 2002 में आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया, और इसी के साथ हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 1989 में लाया गया, जिसको प्रमोट कर दिया गया 2016 में। ठीक है, 2016 में दोबारा से जो है ये रूल्स लाए गए। हजार्डस वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक, पेपर वेस्ट, मेटल, स्क्रैप वेस्ट, टायर्स वगैरह को जो है वो रिसाइकिल करने की बात की थी 2018, 8, 9, 10 और 16 में। ठीक है, 2016 में आपका बायोमेडिकल वेस्ट रूल जो है वो लाया गया था। दिस इज़ बेसल कन्वेंशन से इसको कनेक्ट कर दिया गया था। अगर हम बीन्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बीन्स की अगर हम बात करें तो ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है,
ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर में हम क्या डालते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और सिक्योर्ड लैंडफिलिंग करते हैं। यहाँ पर हम क्या डालते हैं, नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, ठीक है, साइकोटॉक्सिक ड्रग्स है या फिर केमिकल वेस्ट हैं, तो ड्रग्स वगैरह जो हम डालते हैं वो किस में डालते हैं, ब्लैक बीन में। सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इन्फेक्टेड वेस्ट, तो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट को हम किस में डालते हैं, ब्लैक बीन में, और जिसको हम सिक्योरली क्या करते हैं, लैंड फिलिंग के लिए भेज देते हैं। सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो इन्फेक्टेड ड्रेसिंग, पॉप्स, कास्ट वगैरह हैं, ठीक है, ड्रेसिंग वगैरह करते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वो किस में डालते हैं, रेड बीन में डालते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डीप बरिल करते हैं, डीप बरिल, ठीक है। येलो वाले में हम क्या डालते हैं, जो प्लेसेंटा निकलता है, पैथोलॉजी वेस्ट है या बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो सारा का सारा जो वेस्ट है वो किस में डालते हैं, येलो में। इसको भी हम क्या करते हैं, डीप बरिल करते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड प्लास्टिक, जो ब्लू में जो आपके सिरिंजेस वगैरह है, प्लास्टिक वेस्ट है, सिरिंजेस हैं, ग्लव्स हैं, ब्लू कलर के ग्लव्स होते हैं ना, तो ब्लू वाले बीन्स में डालेंगे, ठीक है, ब्लू वाले बीन्स में डालेंगे। वाइट बीन में हम क्या डालते हैं, नीडल्स वगैरह, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो शार्प ऑब्जेक्ट्स को वाइट में डालते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, शार्प पिट में हम डालते हैं। और जो रिसाइकिल किसको किया जाता है, ब्लू वाले बीन को जो है वो रिसाइकिल के लिए किया जाता है, बाकी सारे डीप बरिल या फिर सिक्योर लैंडफिल्स में जो है वो भेजे जाते हैं। तो अब ये बीन्स अच्छे से याद कर लेना, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये देख लेते हैं। CO2 का एटमॉस्फेरिक रेजिडेंस 550 to 200 ईयर्स, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज़ 1, मीथेन का 1225, ठीक है, नाइट्रस का 114 साल और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 298। तो सबसे मैक्सिमम सल्फर हेक्साफ्लोराइड, देन उसके बाद परफ्लोरोकार्बन के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CO2, ठीक है। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो एक टेबल और है, वो और देख लेते हैं बस। और कोस्टल रेगुलेशन जोन में इको सेंसिटिव एरिया, दिस इज़ द इको सेंसिटिव एरिया, तो ब्रीडिंग वगैरह है, ठीक है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, कोस्टल रेगुलेशन जोन में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन अलाउड होती है, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, रूरल एरिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सीवेज डिस्पोजल, ठीक है, नो अनट्रीटेड सीवेज डिस्पोजेबल जो है हमें फोर्थ एक्वाटिक एरिया में जो है वो देखने को नहीं मिलता। देन FTIR की अगर हम बात करें तो फोरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर सॉलिड लिक्विड गैस। सैंपल जो है हम क्या लेते हैं, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस सैंपल लेते हैं, किसके लिए होती हैं, फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, FTIR का यूज़ करते हैं। IPC, IES, OES, ठीक है। AES की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर अगर मेटल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। एटॉमिक में हम क्या करेंगे, मेटल का कंसंट्रेशन, और ऑप्टिकल में हम क्या करेंगे, नॉन मेटल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करता है। तो बेसिकली मेटल के डिटेक्शन के लिए लिक्विड सैंपल लेंगे, मेटल के डिटेक्शन के लिए हम ICP का यूज़ करते हैं। XRD की अगर हम बात करें, एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द मिनरल आइडेंटिफाई करते हैं, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टडी करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए या फिर मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम XRD का यूज़ करते हैं। सेम की अगर हम बात करें तो टोपोग्राफी स्ट्रक्चर के लिए, टोपोग्राफी के लिए, किसी पर्टिकुलर सैंपल की टोपोग्राफी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेम का। EDS का अगर एनर्जी डिस्पर्सिव या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों करते हैं, फॉर एलिमेंटल एनालिसिस के लिए। एलिमेंटल एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। AAS हैवी मेटल डिटेक्शन के लिए, ठीक है। TGA अगर हम बात करें, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, ये किस लिए यूज़ करते हैं, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, स्टडी द थर्मल स्टेबिलिटी कंपोजिशन चेक करने के लिए। DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री विच इज़ यूज टू हीट फ्लो को स्टडी करने के लिए। XRF एक्सरे फ्लोरोसेंस जो है, दिस इज़ फॉर द बल्क एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए। तो एलिमेंटल कंपोजिशन के लिए ICP भी करते हैं और XRF भी करते हैं।
GCMC जो हम किसके लिए कर रहे हैं, VOC पेस्टिसाइड हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करने के लिए, VOC पेस्टिसाइड और हाइड्रोकार्बन। TOC एनालाइजर टोटल कार्बन के लिए। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जो है वो डिसोसिएट होता है तो पर्टिकुलर किसी कंपाउंड को फाइंड आउट। तो हैवी मेटल के लिए ICP, AS, AAS। मिनरल आइडेंटिफिकेशन XRD, SEM और EDS। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट GCMC या FTIR। थर्मल लोअर TG और PSC। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन TOC और UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, चलो तो आयन अबंडेंट इन सी वाटर, तो कब से सबसे ज़्यादा क्या है, क्लोरीन के बाद सोडियम के बाद सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट। आयन अबंडेंट इन सी वाटर, तो सी वाटर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ठीक है, कियोलाइट में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लो होती है, मोनोमेट्रोलाइट में हाई होती है, लाइट में मीडियम होंगी, क्लोराइट में लो और एमोफेस में दैट इज़ मीडियम टू हाई। तो सबसे ज़्यादा हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी है, मोंटोमोलाइट की। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए बता रही हूँ। लेयर ऑफ सॉइल पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो और देख लेते हैं। A, B, C और D। ये होती है आपकी टॉप सॉइल, दिस इज सब सॉइल। टॉप सॉइल में आपके ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एलिवेशन, और दिस इज द जोन ऑफ इल्यूवेशन, दिस इज द जोन ऑफ इल्यूवेशन। ठीक है, इतना सारा बोल के ना गला ही बैठ गया बिल्कुल। टॉप सॉइल ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, जोन ऑफ लीचिंग, और टॉप सॉइल को हम जोन ऑफ लीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्ले वगैरह जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, क्ले है, आयरन है। ओके, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, एंड दिस इज द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। सो आज के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।